नमस्कार बिहार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत 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 ज़्यादा वाला स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए जी, तो आज फिर हम आ गए हैं अपने सेशन में जहां हम कवर करते हैं डेली मॉक टेस्ट। और आपके लिए क्लास रात 8 बजे डेली लाइव हो जाती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप सभी लोग जो भी बच्चे बिहार में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो BSSC हो, क्योंकि आपका इंटर लेवल का भी फॉर्म पढ़ना शुरू हो चुका है, एडीओ के फॉर्म पढ़ चुके हैं, आपके सीजल 4 के फॉर्म आपके पढ़ चुके हैं। तो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए कई सारे शानदार बैचेस यहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं और आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों पर यहाँ पर चल भी रही है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई में बिना ब्रेक लगाए, आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का ब्रेक ना लगे, उसके लिए हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आज का ये सेशन। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप यहां पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अंकित द्विवेदी सर, PW। ठीक, चलिए जी शुरू किया जाए। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए मैं टाइमर लगा रहा हूं। ठीक है, टाइमर लगा रहा हूं मैं। चलिए, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा हर सवाल के लिए। और थोड़ा सा आप स्पीड कोशिश करिएगा कि 1 मिनट ना हो, उससे पहले ही आपका सवाल हो जाए। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन हर साल विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। बताइए, विश्व फिजियोथेरेपी डे कब मनाया जाता है? बताइए, फिजियोथेरेपी डे, फिजियोथेरेपी डे की बात करें, फिजियोथेरेपी डे की बात करें तो ये होता है आपका 8 सितंबर को, ये होता है आपका 8th ऑफ सितंबर को। ठीक है, 8th ऑफ सितंबर को होता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1951 से हम इसको मनाते हुए आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी की स्थापना याद में इसको मनाया जाता है और फिजियोथेरेपिस्टों को याद करके सम्मानित किया जाता है। इस बार की जो थीम है 2025 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ उम्र बढ़ना। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। बताइए, अगला सवाल बताइए। चलो भाई, तो किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यहां पर दिया गया है? और इसका आंसर आपका बिल्कुल सरल आंसर होगा 73rd ऑफ संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन फेमस है किसके लिए सर? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। 74वां संविधान संशोधन हमारा फेमस है नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए। ठीक है, और ये आता है आपका पार्ट 9
पार्ट 9A में आता है, और इसी में एक और आता है पार्ट 9B, संविधान का भाग 9 क्लॉज बी, इसमें आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सह समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, 73वां 74वां यहां पर आपका हो जाएगा। 73वें में आपका आता है आपका पार्ट 9, ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक। ये आपका आता है 243 से लेकर के OP से लेकर के 243ZG तक। ठीक है, और ये आता है आपका 243ZH से लेकर के 243ZT तक। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, कुल 16 आर्टिकलों के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा, पंचायत का गठन, चुनाव, आरक्षण, सदस्यों की योग्यता, विषय आदि पर यहां पर बात करी गई है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है सर, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। नमक सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, कहां इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां किया जाता है? भारत जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है नमक को उत्पादित करने में। ठीक है, और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, अब देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, बिहार में कोई भी समुद्र तट नहीं है। ठीक, आंसर कट गया। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, बीचों बीच में मध्य प्रदेश, तो आप जानते हो उसमें भी नहीं है। कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, सबसे ज्यादा नमक उत्पादित होता है गुजरात में, क्योंकि सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो किसकी है भाई? गुजरात की ही है। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी स्थलीय समुद्र सीमा से लगती है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में नमक का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, बताइए। तांबा, लेड, माइका, जिंक। तांबा, लेड, बताओ। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन विच सेक्टर? बताइए। तांबा, लेड, माइका, जिंक। बताओ बेटा। तो यहां यह सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक अगर हम बात करें तो माइका का है। किसका? माइका का है। माइका, जिसको हम अभ्रक सीट बोलते हैं, इसको हम अभ्रक शीट बोलते हैं, माइका। ठीक, टोटल 80% ऑफ माइका जो है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइका। ठीक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान में पाया जाता है। अभ्रक के कुल उत्पादन का झारखंड में 50% पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 4th fully literate state of the India under the Ullas program? बताइए। तो भैया केरल 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 ने इसको अचीव किया है। ठीक है, केरला ने इसको अचीव कर लिया है। ये 4th लिटरेट स्टेट इंडिया अंडर द उल्लास प्रोग्राम। ठीक है, केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। उल्लास कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा के बाद चौथा स्थान माना जाता है। हिमाचल प्रदेश की पुष्टि नहीं, केरल बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल आ जाओ। निम्नलिखित में से किस शहर में
भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन? राजगीर, भोपाल, मुंबई, झज्जर। बताइए क्या होगा? बताइए कहां पर? बताओ बेटा। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित, तो हाइड्रोजन से याद कर लो झज्जर। ठीक है, ट्रेन कैसे चलती है? झरझर झरझर, तो याद कर लो झज्जर। आंसर हो जाएगा आपका झज्जर। हरियाणा में भारतीय रेलवे ने 2025 में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण कर दिया है जी। और यह भारत की हरित रेलवे परिवहन पहल का हिस्सा है। नोट चेन्नई की पुष्टि नहीं, झज्जर पीआईबी द्वारा यहां पर पुष्टिदार है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान? अमिताभ भटनागर, KJS ढिल्लन, राजेश्वर सिंह, महिपाल सिंह। बताइए किसके द्वारा इसको लिखा गया है? किसके द्वारा इसको लिखा गया है? अमित भटनागर, KJS ढिल्लर, राजेश्वर सिंह या महिपाल सिंह? तो भैया ये लिखा गया है KJS ढिल्लन, KJS ढिल्लन द्वारा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। KJS ढिल्लन एक सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर लिखा, जो कि भारत की सैन्य कार्यवाहियों पर आधारित एक बुक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर। रबी की फसल हम कब काटते हैं? बताइए। देखो अभी जो हमारा मौसम चल रहा है उसमें हम खरीफ की फसल काटेंगे। अभी जो हमारा सितंबर अक्टूबर चल रहा है उसमें हम खरीफ की फसल काटेंगे। क्या काटेंगे? खरीफ की फसल काटेंगे। जैसे आपका धान हो गया है ना, ये सारी फसलें हम काटेंगे इसमें। ठीक है, खरीफ की फसलें हम इसमें काटेंगे। अच्छा, दूसरी बात अगर हमसे कह रहा है कि सर रबी की फसलें, रबी की फसलों में सबसे ज्यादा याद रखो गेहूं। गेहूं, अब गेहूं कब बोओगे? गेहूं अभी जब हम धान काटेंगे उसके बाद आपका नवंबर वगैरह में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम क्या करते हैं? अक्टूबर नवंबर में इस रबी की फसल की बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में हम इसकी बुआई कर देते हैं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीने बाद इसकी कटाई का टाइम आता है और वो होता है मार्च, जब मौसम थोड़ा सा शुष्क हो जाता है, शुष्क हो जाता है ना, हवा थोड़ी सी गर्म हो जाती है और वातावरण थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो इनको पकने के लिए हवा, मतलब धूप की जरूरत होती है, वैसे मौसम की जरूरत होती है जो थोड़ा सा नमीदार ना रहे। तो यहां पर मार्च में आपका जो है बिल्कुल वैसा ही मौसम होता है। और ऐसे में आप गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, आपने देखा होगा पीली पीली सरसों आपकी मार्च वगैरह में जो है बढ़िया से पक करके तैयार हो जाती है। मार्च अप्रैल में हम इसको काट लेते हैं मौसम के हिसाब से। अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो अप्रैल, वरना मार्च तक पक जाती है, उसको काट लिया जाता है। ठीक है, मतलब बोने के हिसाब से भी है। कई लोग अक्टूबर में ही बो देते हैं और कई लोग नवंबर लास्ट तक बोते हैं, तो उनका जो है मार्च लास्ट या अप्रैल तक होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द 28th एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप बी हेल्ड? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? बताइए।
बताइए। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार। तो भैया ये ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ? ओडिशा में किया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ओडिशा बी हो जाएगा। ओडिशा में 28वां एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो कि भारत में खेल आयोजनों को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। द इंडियन टीम हैज won द गोल्ड मेडल इन द मेंस कंपाउंड टीम इवेंट एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अमेरिका, भारत। बताइए। क्या होगा बेटा? क्या होगा? भारतीय टीम ने हाँ स्वर्ण जीता है, मतलब गोल्ड। इन्होंने बताया कि गोल्ड जीत लिया है, लेकिन कौन से देश में? तो ये प्रोग्राम डेनमार्क में आयोजित हुआ है। कहाँ? डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है। डेनमार्क 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। नोट, भारत में आयोजन की पुष्टि नहीं, डेनमार्क से ही। चलो अगला सवाल। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? ये तो बड़ा बच्चों वाला सवाल हो गया, इसे मैंने जानबूझ के डाला है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे शहर का नाम है ना। मुझे दिख गया क्वेश्चन तो मैंने कहा डाल देते हैं। लखनऊ। वाजिद अली शाह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह भारत में तेजी से बढ़ रहे महानगरों के शीर्ष 15 में से एक है। पूर्व का स्वर्ण नगर, गोल्डन सिटी, सिराज हिंद के रूप से भी जाना जाता है। हमारे लखनऊ की कहानी है कि जो वाजिद अली शाह थे, इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। पूछो कैसे? जब अंग्रेजों का हमला हुआ तो सारे जो कर्मचारी थे, जो नौकर थे, सब भाग गए। वाजिद अली शाह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और जूती निकाल कर बैठे हुए थे, मतलब जो जूता वो जूती पहनते थे उस समय, उसको निकाल करके बैठे हुए थे। अब लोग कहते हैं कि उनको भी भाग जाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि भैया उन्होंने जूती पहनी नहीं थी, और सारे जो नौकर थे, जितने भी उनके सेवक थे, वो सब भाग गए थे। तो जूती पहनाने वाला कोई था नहीं। तो ये कहा जाता है कि लखनऊ में जो नवाबी है वो कुछ इस प्रकार की है कि नवाब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जूती अपने हाथ से नहीं पहनेंगे, है ना। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? राजस्थान, मुंबई, वाराणसी, उज्जैन। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? बताइए। सारनाथ, जल्दी बोलो। राजस्थान, मुंबई, वाराणसी, उज्जैन। तो सारनाथ भाई आंख बंद करके कोई बच्चा लगा सकता है इसका आंसर। ठीक है, बताओ। वाराणसी से 7 मील दूर। ठीक है, वाराणसी से 7 मील दूर। ये हालांकि आंसर यहाँ वाराणसी से होगा, लेकिन वाराणसी से 7 मील पूर्वोत्तर में आपका सारनाथ पड़ता है, जो बौद्ध स्तूपा के रूप में जाना जाता है। बौद्ध का जो है प्राचीन स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, है ना, वो यही स्थान है। ठीक है, यही सारनाथ में ही पहला उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं उसको, अपना जो पहला ज्ञान दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो यहीं पर दिया था। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ठीक है। यह स्थित धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईस्वी में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। चलो भाई अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है सर निम्नलिखित में से किसने बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2025 हेल्ड इन बिहार? बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल। बताओ किसने यहां पर यह अवार्ड हासिल किया है? बताओ। बताइए। बिहार में आयोजित किया गया एशिया कप 2025 भाई बांग्लादेश ले गया जीत के। बांग्लादेश जीत कर ले चला गया। ठीक है, बांग्लादेश ने इसको जीत लिया। ठीक है, हाँ बांग्लादेश ने इसको जीत लिया। चलो अगला सवाल आ जाओ। जनजातीय समूह मुंडा यहां रहते हैं पंजाब, असम, झारखंड, केरला। पंजाब, असम, झारखंड, केरला। तो भैया मुंडा जनजाति का जो सबसे फेमस, आप जानते ही हो मुंडा जनजाति जो है आपकी कहाँ की फेमस है सबसे ज्यादा? बताओ। मुंडा जनजाति जो है आप सभी को पता ही है कि मुंडा जनजाति रहती कहाँ है। बताओ मुंडा जनजाति कहाँ रहती है? हम्म, मुंडा देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पंजाब, असम, झारखंड, केरला। असम के कई इलाकों में मतलब कुछ इलाकों में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ के मेन निवासी नहीं है। केरला में, पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो अगर हम बात करें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ की अगर उसकी हम बात करें इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में जो आंसर होगा वो झारखंड होगा। और झारखंड के भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है भाई, हाँ ये हो गया। अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC का CMD नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन टू प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? विनोद आस्थाना, प्रशांत महेश्वरी, अमित तिवारी, भूपेंद्र गुप्ता। बताओ। बताओ बेटा क्या होगा? विनोद अस्थाना, प्रशांत महेश्वरी, अमित तिवारी, भूपेंद्र गुप्ता। तो भैया यहां पर भूपेंद्र गुप्ता। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता डी इज द राइट आंसर। अगर हम यहां पर देखें तो NHPC का CMD नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। हो ची मिहीन शहर को पहले क्या कहा जाता था? सुइगान, जावरे, अंगोरा, बेटाविया। बताओ।
बताइए बेटा। हम्म। तो इसको, ये जो है वियतनाम में सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। ये जो है आपका, ये वियतनाम में सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है, ठीक। और अगर हम इसका पुराने नाम की बात करें, इसके पुराने नाम की बात करें बेटा, तो इसका जो पुराना नाम है वो है सोइगान। क्या नाम है? सोइगान इसका पुराना नाम है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे अगर, तो हो ची मिन शहर वियतनाम में सबसे बड़े शहर हैं, जिसका पुराना नाम साइगान था, जो 1975 से पहले दक्षिण वियतनाम की राजधानी थी। और वियतनाम की वर्तमान राजधानी जो है होनई, तथा मुद्रा जो है वो दोंग है, वियतनामी दोंग। चलो अगला सवाल करो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से इतना आगे भी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम बाई 10 आवर बिहाइंड, 5.5 आवर अहेड, 13.5 आवर अहेड और 7.5 आवर बिहाइंड। हम्म। हम्म। उत्तर प्रदेश नैनी से गुजरता है, और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5.5 घंटे उससे आगे चलता है, ठीक है। अगर यहां हम देखें तो, हमारा यामोत्तर ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व है, या पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, और इसी को मानक समय माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। और यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ। अगला सवाल कहता है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? चलिए भाई, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्लास हो सकता है बंद हो जाए, है ना। चलो, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फिनलैंड की संसद, इसको हम बोलते हैं एंडुस कुस्ता। क्या बोलते हैं? एंडुस कुस्ता। चलो अगला सवाल आ जाओ। अच्छा, क्लास अचानक से बंद हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। और लाइट जाने की वजह से हो सकता है क्लास बंद हो जाए। हाल ही में
शिगेरू इशिबा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था? बताइए। म्यांमार, कंबोडिया, जापान, समोआ। बताइए, शिगेरू इशिबा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? म्यांमार, कंबोडिया, जापान, समोआ। तो शिगेरू इशिबा की अगर हम बात करें, ठीक है, शिगेरू इशिबा आपको मिलेंगे कहां? जापान में। कहां मिलेंगे बेटा? जापान में। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। शिगेरू इशिबा ने 2025 में जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनकी सरकार ने कई सुधार यहां पर लागू किए थे। अगला सवाल आप सभी लोगों के लिए आपके टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड यूएस ओपन 2025? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, फेलिक्स आगर अलियासीमो, नोवाक जोकोविच। बताइए। चलो आ गई, लाइट आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? विद्युत प्रवाह दोबारा से आ गया है ना? चलिए, रात होते ही ना ठीक है, रात होते ही सबको ऐसा लगता है कि सोने का टाइम हो गया और ये नहीं पता होता कि अंकित सर रात में ही पढ़ा रहे भाई। तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है जी? तो यहां पर जेनिक सिनर साहब ने यहां पर यह अवार्ड अपने नाम कर लिया है और 2025 में अपना नाम बना दिया है। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। चलो भैया, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ये बताओ, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह, बताओ। तोराह यहूदी, सिंटोइज्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तोराह बताइए। तोराह जो है बेटा वो यहूदी धर्म का पवित्र त्योहार है, ठीक है, और इसमें ये अपने कल्चर वगैरह को लेकर के शिक्षाएं देते हैं। हाँ ठीक है, कल्चर वगैरह को लेकर के बताते हैं क्या अवधारणाएं हमारे आदि, कैसे हमारा धर्म बना, कैसे हम इस पर काम करते हैं, यही सारी चीजें बताते हैं ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला सवाल कहता है, सर 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया? तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। 1857 की क्रांति बहुत प्रभावशील क्रांति, भारत के इतिहास में यह क्रांति अगर ना हुई होती तो शायद अंग्रेज 1947 तक भारत से बाहर नहीं गए होते। ठीक है, अगर ये क्रांति नहीं हुई होती तो अंग्रेज और भी समय तक काम करते, क्योंकि अगर आप देखोगे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट, यहां तक पूरा का पूरा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में रखती है। इंडियंस को कोई वैल्यू नहीं मिलती, इंडियंस को कहीं कनेक्ट नहीं करने दिया जाता, इंडियंस को ना किसी संसद, ना किसी सभा में, ना किसी अपॉइंटमेंट में कहीं कुछ नहीं बुलाया जाता, कहीं कोई यहाँ पे इनको कोई काम नहीं दिया जाता। बोला जाता ऑल इंडियन आर करेक्टेड लाइक करप्टेड हैं और ऐसे वैसे, मतलब इंडियंस इस लायक ही नहीं है कि हमारे साथ काम करें, ऐसा वैसा। 1857 का जब विद्रोह होता है, ठीक, 1857 का जब विद्रोह होता है तो ये किसी एक प्लेस से शुरू होकर के पूरे भारत में फैल जाता है और अलग अलग जगहों से पूरी की पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़े नेतृत्व रूप में इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और संभालते हैं और लेकर के आते हैं और अंग्रेजों को हिलाना शुरू कर देते हैं। ये सब होने के बाद आप देखते हो कि सीधे 1800, ये 20 साल बाद चार्टर एक्ट आना होता था, ये आता 73 में, लेकिन 1858 में ही जो है आपका भारत परिषद आ गया, भारत शासन अधिनियम में भारत परिषद अधिनियम आ गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु किसकी हुई थी? वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था? वीरगति को प्राप्त हुई थी हमारी झांसी की रानी, हमारी
महारानी, हमारी झांसी की रानी, ठीक है। बहुत वीरता से इन्होंने अपना युद्ध किया। 1857 भारतीय विद्रोह, जिसमें प्रथम भारतीय संग्राम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया, सिपाही विद्रोह बोला गया, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना गया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। इसी संग्राम में लड़ते हुए झांसी की रानी 17 जून 1858 को ग्वालियर के कोटा में वीरगति को प्राप्त हो जाती है। गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, पीपल्स, नेशनल हेराल्ड या फिर सैनिक? बताइए।